Hello and welcome back. I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. So, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला पर। एंड इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के फर्स्ट यूनिट यानी कि ग्लोबलाइजेशन कंसेप्शंस एंड पर्सपेक्टिव्स के सेकंड टॉपिक को, जो कि है पॉलिटिकल डिबेट्स ऑन सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियलिटी। इस वीडियो के अंदर हमारा मेन फोकस रहेगा सोवरेनिटी के मीनिंग को एंड उसकी डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करना, साथ ही उसके मेन फीचर्स या फिर आप कह सकते हैं बेसिक फीचर्स को समझना। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल या फिर यूज़फुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला को नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस या फिर कॉन्सेप्ट्स की जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलती रहें। एंड साथ ही अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ आपके सजेशंस हैं, तो आप उन्हें सिंपली कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। एंड आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से भी, एंड आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं एंड वहाँ पर भी अपनी जो क्वेरीज़ हैं, जो आपके सजेशंस हैं, उनको ड्रॉप कर सकते हैं। सो देखिए, जो सोवरेनिटी है इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक स्टेट क्या होता है, या फिर कहें एक नेशन स्टेट क्या होता है। आई होप कि आपको पता होगा कि एक स्टेट क्या होता है, एक नेशन स्टेट क्या होता है, किन किन कंपोनेंट से मिलकर एक स्टेट बनता है। बट अगर आपको नहीं पता है, थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है, तो थोड़ा बहुत आइडिया के साथ हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक स्टेट क्या होता है, एक नेशन स्टेट क्या होता है। सो देखिए, बात करें हम स्टेट की, तो स्टेट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी। देखिए, जो स्टेट होता है वो एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी होती है, ठीक है। स्टेट इज़ नॉट अ मेटीरियल ऑब्जेक्ट। स्टेट जो होता है वो एक मेटीरियल ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इट इज़ अ कंसेप्चुअल एब्स्ट्रैक्शन कंप्राइजिंग ऑफ, ये एक कंसेप्चुअल एब्स्ट्रैक्शन होता है जिसके अंदर ये कंपोनेंट्स जो हैं होते हैं। सबसे पहले होता है एक टेरिटरी, उसके बाद एक पॉपुलेशन, उसके बाद एक गवर्नमेंट। एंड देखिए, जब से जो पीस ऑफ वेस्टफेलिया हुई है, या फिर आप ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया भी कह सकते हैं, 1648 के अंदर जो हुई है, उससे एक जो नेशन जो होता है, नेशन स्टेट जो होता है, ठीक है, उसके अंदर शामिल किया गया सोवरेनिटी को, ठीक है। उसमें माना गया कि जो सोवरेनिटी है किसी भी स्टेट की, वो एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण फीचर है, एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है किसी भी स्टेट के फॉर्मिंग में। स्टेट जो होता है वो एक हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है। इट इमर्ज्ड इन 15th एंड 16th सेंचुरी। देखिए, जो स्टेट है वो एक हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो कि इमर्ज हुआ 15th एंड 16th सेंचुरी यूरोप के अंदर एज अ सिस्टम ऑफ सेंट्रलाइज्ड रूल दैट सक्सीड इन सबऑर्डिनेटिंग ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस एंड ग्रुप्स, टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल। देखिए, जो पीस ऑफ वेस्टफेलिया हुई 1648 के अंदर इज यूजली टेकन टू हैव फॉर्मलाइज्ड द मॉडर्न नोशन ऑफ स्टेटहुड। उसी से एक जो मॉडर्न नोशन है वो उभर कर आया स्टेटहुड का, ठीक है। बाय एस्टेब्लिशिंग स्टेट्स एज सोवरन एंटिटीज, इट मेड स्टेट द प्रिंसिपल एक्टर्स ऑन द वर्ल्ड स्टेज। जो वर्ल्ड स्टेज होती है उसमें एक प्रिंसिपल एक्टर होता है स्टेट जो होता है। द स्टेट सिस्टम ग्रेजुअली एक्सपेंडेड फ्रॉम यूरोप इनटू नॉर्थ अमेरिका, देन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इनटू साउथ अमेरिका एंड जापान। देखिए, जो स्टेट होते हैं, ठीक है, वो डुअलिस्टिक स्ट्रक्चर होता है उनका, जिसके अंदर क्या होता है, इन डैट दे हैव टू फेसेस। उनके दो फेसेस होते हैं, वन लुकिंग आउटवर्ड एंड अदर लुकिंग इनवर्ड। द आउटवर्ड लुकिंग फेस, जो आउटवर्ड लुकिंग जो फेस होता है स्टेट का, वो डील्स करता है स्टेट रिलेशंस के साथ विद अदर स्टेट्स एंड इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सटर्नल अटैक। The classic definition of the state in international law is found in the
Montevideo Convention on the Rights and Duties of the State 1933. According to Article 1 of the Montevideo Convention, the state has 4 features. देखिए, जो क्लासिक डेफिनेशन जो है स्टेट की इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो पाई जाती है वो पाई जाती है मॉन्टवीडियो कन्वेंशन के थ्रू, ठीक है, ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द स्टेट 1933 के अंदर। उसके अकॉर्डिंग जो आर्टिकल 1 है मॉन्टवीडियो कन्वेंशन का, उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट है उसके अंदर 4 फीचर्स होते हैं। एक होता है डिफाइंड टेरिटरी, ठीक है, एक डिफाइंड टेरिटरी होती है, एक फिक्स्ड टेरिटरी होती है, ठीक है, परमानेंट पॉपुलेशन, ठीक है, एक परमानेंट पॉपुलेशन होती है उस टेरिटरी के अंदर। देन एन इफेक्टिव गवर्नमेंट, एक इफेक्टिव गवर्नमेंट होती है जो उस पर रूल करती है उस टेरिटरी पर, ठीक है। देन द कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट, और वो रिकॉग्निशन होता है उसका कि इंटरनेशनल एरेना के अंदर कि जो दूसरा स्टेट है, दूसरा जो नेशन है, ठीक है, वो उसको रिकॉग्नाइज करे एक स्टेट की तरह, ठीक है। यानी कि इंटरनेशनल जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें जो अदर स्टेट्स हैं वो माने कि हाँ ये एक अदर स्टेट है, ठीक है, उसकी एक खुद की सोवरेनिटी है। देखिए, जो स्टेट होता है वो एक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस होता है एंड स्पेशलाइज्ड पर्सनल डेट, जो कि रेगुलेट करता है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, जो लाइफ के जितनी भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं उनको रेगुलेट करता है एक टेरिटोरियल बाउंडेड पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। बैक इट रेगुलेशन बाय फोर्स इफ नेसेसरी, रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट बाय अदर सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूट स्टेट। According to this view, the political existence of the state is not dependent on its recognition by other states. Even without recognition, the state has the right to defend its integrity and independence, to provide for its conservation and prosperity, and consequently to organize itself as it see fit. अब देखिए, हमने कुछ देर पहले बात करी थी कि एक जो स्टेट होता है वो डुअलिस्टिक स्ट्रक्चर होता है, उसके 2 फेस होते हैं, एक जो होता है वो आउटवार्ड होता है और सेकंड होता है वो इनवार्ड होता है। आउटवार्ड हमने बात कर ली थी, आइए अब बात करते हैं कि इनवार्ड फेस कौन सा होता है, ठीक है। सो द इनवार्ड लुकिंग फेस ऑफ द स्टेट डील्स विद द स्टेट्स रिलेशन विद द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स दैट लिव विद इन इट्स बॉर्डर्स and its ability to maintain domestic order. So देखिए, ये जो पर्सपेक्टिव है इससे ये पता चलता है कि द स्टेट इज यूजली व्यू एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेशन। अब देखिए, एक वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डेफिनेशन जो है स्टेट की वो ऑफर करी गई थी मैक्स वेबर के थ्रू, और इन्होंने कहा था कि स्टेट इज़ अ ह्यूमन कम्युनिटी दैट क्लेम्स the monopoly of legitimate use of physical force within a given territory। देखिए, जो स्टेट जो है वो एक ह्यूमन कम्युनिटी है, ठीक है, जो क्लेम करती है मोनोपोली को कि लेजिटिमेट यूज़ ऑफ फिजिकल फोर्स, कि वो लेजिटिमेट यूज़ कर सके फिजिकल फोर्स का एक गिवन टेरिटरी के अंदर, यानी कि जो वो गिवन टेरिटरी है उसके अंदर जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें उसकी मोनोपोली होती है लेजिटिमेट यूज़ ऑफ फिजिकल फोर्स की। दिस इज़ अ सोशोलॉजिकल एंड फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ये जो है ये एक सोशोलॉजिकल एंड एक फंक्शनल डेफिनेशन है स्टेट की। ही इम्फेसिस ऑन व्हाट स्टेट डज, ये इम्फेसिस करती है कि व्हाट स्टेट डज। की टू हमारा जो ध्यान केंद्रित करता है वो है इस बात को समझना कि स्टेट नॉट लाइज इन लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स। एंड सेकेंड बात जो है वो ये है कि स्टेट लाइज इन द मीन्स बाय विच गवर्नमेंट रूल इज सस्टेन्ड, चाहे वो कोहर्सन हो, कंट्रोल ओवर कोहर्सिव मीन्स हो, कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोर्स दैट इज यूज्ड फॉर इट्स रूल। सो ये होता है एक बेसिक मीनिंग स्टेट का। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया ही होगा। अब बात करते हैं सोवरेनिटी की एंड समझते हैं क्या इसकी मीनिंग है, क्या इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, क्या इसके डिफरेंट मायने हैं एंड क्या इसके बेसिक एंड मेन फीचर्स हैं। देखिए, सोवरेनिटी का बेसिक मीनिंग ये है कि जो गिवन टेरिटरी है उसके अंदर जो पॉपुलेशन है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है,
उसके ऊपर कोई और सत्ता ना हो, ठीक है। और जो भी उस टेरिटरी के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे जाते हैं या फिर इन्फोर्स में लाए जाते हैं, उसमें अदर जो कंट्री है पूरी दुनिया भर में, जो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में जितनी भी अदर नेशंस हैं, अदर स्टेट्स हैं, वो उसके अंदर इंटरफेयर ना करें, ठीक है, जो उसके डोमेस्टिक अफेयर्स हैं। और वो फ्री हैं किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए। So, however, although not explicitly mentioned in the Montevideo Convention's list of state features, nor in Weber's notion of a monopoly of the legitimate use of violence, the underlying character of the state is established by a single core characteristics, that is sovereignty, यानी कि संप्रभुता। अब देखिए, अगर इसके बेसिक मीनिंग की बात करें तो वो ये है कि द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड पावर, द एब्सेंस ऑफ अ हायर अथॉरिटी इन आइदर डोमेस्टिक और एक्सटर्नल अफेयर्स। यानी कि देखिए, जो एक फिक्स्ड टेरिटरी है, ठीक है, जो उसके अंदर रहने वाली जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, ठीक है, एंड उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे जाते हैं, लिए जाते हैं, इन्फोर्स करे जाते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स हो, ठीक है, उनमें किसी अदर हायर अथॉरिटी का ना होना ही सोवरेनिटी है। यानी कि जो प्रिंसिपल एंड जो एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड जो पावर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल है, एक ऐसा सिद्धांत है जहाँ पर जो एब्सोल्यूट और जो अनलिमिटेड पावर जो होती है उसमें एब्सेंस होता है हायर अथॉरिटी का इन आइदर डोमेस्टिक और एक्सटर्नल अफेयर्स फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ अ फिक्स्ड टेरिटरी। देखिए, अब डिफरेंट फिलोसफर्स जो हैं, डिफरेंट जो थिंकर्स हैं, उन्होंने सोवरेनिटी पर अपने विचार रखे हैं, उन्होंने डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं। सो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जीन बॉडेन के। इनका क्या कहना है सोवरेनिटी का, आइए समझते हैं। ये कहते हैं कि द एब्सोल्यूट एंड परपीचुअल पावर ऑफ अ कॉमनवेल्थ। ये कहते हैं कि जो सोवरेनिटी है वो एक एब्सोल्यूट एंड परपीचुअल यानी कि सदा रहने वाली, यानी कि ये नहीं कि 5 साल या 10 साल या 15 साल रह ली, ये नहीं, सदा रहने वाली एक ऐसी पावर है किसी भी कॉमनवेल्थ की। कॉमनवेल्थ का मतलब है कि एक इंडिपेंडेंस, या फिर आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट कम्युनिटी जो होती है, या फिर इंडिपेंडेंट जो स्टेट होता है, उसकी एक परपीचुअल पावर है, उसकी एक एब्सोल्यूट पावर है। ये कहना है जीन बॉडेन का। ये कहते हैं कि जो भी लॉ बनाए जाते हैं किसी भी टेरिटरी के अंदर, वो रिफ्लेक्ट करते हैं द विल ऑफ द सोवरन। देखिए, ये जो जीन बॉडेन है, ये द फर्स्ट मेजर थ्योरिस्ट हैं सोवरेनिटी के, वॉज द फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसफर, ठीक है। ये डिफाइन करते हैं सोवरेनिटी को एज द एब्सोल्यूट एंड परपीचुअल पावर ऑफ अ कॉमनवेल्थ। इन दिस व्यू the only guarantee of political and social stability is the existence of sovereign with final law making power। ये जो है, जो सोवरन पावर है, ये डिफाइन होती है, एग्जिस्टेंस होती है उसके फाइनल लॉ मेकिंग पावर से। इन दैट सेंस लॉ रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द सोवरन। इसी संदर्भ में वो कहते हैं कि जो फाइनल लॉ मेकिंग पावर जो है, यही रिफ्लेक्ट करती है सोवरन को, ठीक है, सोवरेनिटी को यही रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट करती है विल ऑफ द सोवरन। वहीं अगर हम थॉमस हॉब्स की बात करें, ये कहते हैं जो सोवरेनिटी है वो एक मोनोपोली है ऑफ कोहर्सिव पावर इन हैंड्स ऑफ अ सिंगल रूलर टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम लॉलेसनेस। ये कहते हैं कि ये एक मोनोपोली है कोहर्सिव पावर की, ठीक है, जो कि एक सिंगल हैंड में होनी चाहिए, ठीक है, जो उस पर किसी भी एंटिटी पर या फिर किसी टेरिटोरियल पर रूल करता है, ठीक है, जिससे कि वो प्रोटेक्ट कर पाए इंडिविजुअल्स को, जो वहाँ पर कानून व्यवस्था जो है उससे, ठीक है। वैसे भी आप जानते होंगे जो थॉमस हॉब्स हैं वो मोनार्की को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, मोनार्की को ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं। ये कहते हैं कि द नीड फॉर सोवरेनिटी एरोज फ्रॉम द सेल्फ सीकिंग एंड पावर इंटरेस्टेड नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये कहते हैं कि जो
सॉवरन जो है वो यहीं से निकल कर आता है कि जो ह्यूमन बींग्स का जो सेल्फ सीकिंग और जो पावर इंटरेस्टेड नेचर है, ठीक है, विच मीन डैट इन द एब्सेंस ऑफ अ सोवरन रूलर डेट इज इन अ स्टेट ऑफ नेचर। अगर स्टेट ऑफ नेचर में अगर आप पॉपुलेशन को रख देंगे जैसे कि मारकाट होगी एंड सो ऑन, ठीक है, तो जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, वुड डिजनरेट इनटू अ वॉर, वो डिजनरेट हो जाएगी एक वॉर के अंदर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, जिसमें जो जो भी पॉपुलेशन है, जो भी इंडिविजुअल्स है, वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। इन विच लाइफ वुड बी सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। He therefore defined sovereignty as a monopoly of coercive power and advocated that it be vested in hands of a single ruler, whether this was a monarch, जो कि monarch होता है, he is preferred from of a government, ये monarch को ज़्यादा प्रीफर करते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है, और an oligarch group और even a democratic assembly। सो ये कहना है थॉमस हॉब्स का। वहीं अगर हम रूसो की बात करें तो ये कहते हैं कि जो सोवरेनिटी है वो ना ही वेस्ट करती है मोनार्क के अंदर, बल्कि वो वेस्ट होती है नोशन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। ये कहते हैं कि जो सोवरेनिटी है किसी भी टेरिटरी की, वो निहित होती है उस टेरिटरी में रह रहे पॉपुलेशन के हाथों में, ठीक है, चाहे उसको रिप्रेजेंट कोई और करे, लेकिन जो सोवरेनिटी होती है वो निहित होती है पॉपुलेशन के हाथ में, ठीक है। जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो जो सोवरेनिटी है वो निहित है पॉपुलेशन के हाथ में, बट वो रिप्रेजेंट करी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। उसी प्रकार अगर हम यूके लंदन की बात करें तो वहाँ पर जो सोवरेनिटी है वो रिप्रेजेंट करी जाती है वहाँ की जो पार्लियामेंट है उससे। ये कहते हैं कि अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वॉज वेस्टेड इन द पीपल, वो निहित होनी चाहिए पीपल के पास, देन देमसेल्व्स एक्सप्रेस्ड इन द आइडिया ऑफ द जनरल विल, जिससे कि जो जनरल विल का जो आइडिया है वो एक्सप्रेस हो पाए। द डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी हैज़ ऑफन बीन seen as the basis of the modern theory of democracy, inspiring amongst other things the liberal democratic idea that the sole legitimate source of political authority is success in regular, fair and competitive elections। So ये कहना है रूसो का। ये कहते हैं कि इस टाइप की डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि जो सोवरन पावर है वो पीपल्स के पास हो और उसको रिप्रेजेंट चाहे कोई भी करे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के अंदर करता है, यूके लंदन के अंदर पार्लियामेंट करती है एंड सो ऑन। वहीं अगर हम रॉबर्ट कियोहन की बात करें जो एक न्यू लिबरलिस्ट हैं, ये कहते हैं कि सोवरन स्टेटहुड इज़ एन इंस्टीट्यूशन। ये कहते हैं कि जो सोवरन स्टेटहुड है वो एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये सेट ऑफ persistent and connected rules हैं, prescribing behavioral roles हैं, constraining activities and shaping expectations in international society of state। सो देखिए जो रॉबर्ट कियोहन है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं। ये कहते हैं कि सोवरेन स्टेटहुड एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जिसमें जो सेट ऑफ परसिस्टेंट और कनेक्टेड रूल्स जो हैं वो करे जाते हैं, जो बिहेवियरल रोल्स हैं उनको प्रिस्क्राइब करा जाता है, एंड जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंस्ट्रेन करा जाता है, एंड जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको शेपिंग करा जाता है इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर। वहीं अगर हम बात करें मॉर्गेनथाउ की, जो कि फादर ऑफ रियलिज्म भी हैं, ये कहते हैं कि द सुप्रीम लीगल अथॉरिटी ऑफ द नेशन टू गिव एंड इन्फोर्स द लॉ विद इन अ सर्टेन टेरिटरी एंड इन कॉन्सिक्वेंसेज independence from authority of other nations and equality with them under international law। ये जो मॉर्गेनथाउ है ये कहते हैं कि जो सुप्रीम लीगल अथॉरिटी है किसी भी नेशन की, जो भी वो लॉ गिव करती है या फिर इन्फोर्स करती है, ठीक है, किसी भी एक सर्टेन टेरिटरी के अंदर एंड इन कॉन्सिक्वेंसेज इंडिपेंडेंस के अंदर, ठीक है, वो इंडिपेंडेंस होती है किसी भी अथॉरिटी से एंड अदर नेशन से, एंड उसमें इक्वलिटी होती है देम अंडर इंटरनेशनल लॉ।
अब देखिए जो रियलिज्म है, ठीक है, जो रियलिस्ट हैं उन्होंने एक एनालॉगी जो है वो एक्सप्रेस करी है, डिफाइन करी है, जिसको बिलियर्ड बॉल एनालॉजी कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है इंटरनेशनल वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर या वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, जो कि एक रियलिस्ट एनालॉगी है, रियलिस्ट एक्सपेरिमेंट है। आइए समझते हैं क्या है बिलियर्ड बॉल एनालॉगी। सो बिलियर्ड बॉल मॉडल ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी आप इसको कहते हैं। ये जो है ये एक मॉडल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, जो कि अडॉप्टेड करा गया है रियलिस्ट के थ्रू, जो भी इसमें थ्योरिस्ट रहे हैं उनके थ्रू। इसमें क्या है, जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स आर द बिलियर्ड बॉल्स। जो देखिए एक टेबल होती है, उसके अंदर जो स्टेट्स हैं उनको एक बिलियर्ड बॉल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो उनकी रिसोर्सेज हैं, उनकी जो टेरिटरी है या फिर उनकी जो शेप है, उसके अकॉर्डिंग उसको वहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। बिलियर्ड बॉल जो होती हैं उनको रखा जाता है एक टेबल पर, वो एक दूसरे से कोलाइड करती हैं। जो बिलियर्ड बॉल जो रखी गई हैं वो एक इंटरनेशनल एरा के अंदर रखी गई हैं, इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर रखी गई हैं, ठीक है। वो एक दूसरे से कोलाइड करती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट होते हैं। वाइल सोवरेनिटी इज़ द हार्ड इम्पेंट्रेबल आउटर शेल। और देखिए जो बिलियर्ड जो बॉल है, जो अदर जो बॉल है उससे जो टकराती है, जो उसकी आउटर शेल है, ठीक है, वो उसकी सोवरेनिटी को दर्शाती है। एंड द बॉल विच इनेबल्स इट टू विदस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द कॉलिजन। और जो बिलियर्ड बॉल है वो अदर बॉल्स के साथ टकराती है, जो उसकी आउटर शेल जो है वो सोवरेनिटी को दर्शाती है। एंड देखिए जब वो टकराती है उसकी जो शेप है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, एंड सो ऑन। सो इसी प्रकार इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बिलियर्ड बॉल मॉडल ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर भी डिपेंड है, जो कि अडोप्टेड करा गया है रियलिस्ट थ्योरिस्ट के थ्रू। सो इस प्रकार जो सोवरेनिटी के मायने, मीनिंग एंड डेफिनेशन जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं डिफरेंट थिंकर्स के, वो इस प्रकार हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा कि सोवरेनिटी का आखिरकार मीनिंग क्या है। वहीं देखिए इसके दो डिफरेंट एस्पेक्ट भी हैं, जिसको हम इंटरनल सोवरेनिटी एंड सेकंड इज एक्सटर्नल सोवरेनिटी में डिफाइन करते हैं। देखिए जो इंटरनल सोवरेनिटी है वो ये है कि द नोशन ऑफ अ सुप्रीम पावर या फिर अथॉरिटी, जो नोशन जो है सुप्रीम पावर का या फिर अथॉरिटी का विद इन द स्टेट, वो लोकेट होता है एक बॉडी के अंदर, डेट मेक डिसीजंस डेट आर बाइंडिंग ऑन ऑल सिटीजन्स, ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस विद इन द स्टेट्स टेरिटोरियल बॉर्डर्स। देखिए जो इंटरनल सोवरेनिटी है या फिर देखिए जो एक टेरिटरी है जिसके अंदर हम रहते हैं, पॉपुलेशन जो रहती है, उसके अंदर जो भी लॉ या फिर जो भी कानून है, जो भी बनाए जाते हैं या फिर इन्फोर्स में लाए जाते हैं, ठीक है, उसमें किसी अदर स्टेट का, अदर किसी नेशन का इंटरफेयर नहीं होता है। उसके जो भी डोमेस्टिक अफेयर्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, उन दोनों में किसी भी अदर नेशन का इंटरफेयर नहीं होता है, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता है। वहीं अगर हम इंटरनल सोवरेनिटी की बात करें तो वो ये है कि इंटरनल सोवरेनिटी यानी कि टेरिटरी के अंदर जो भी हम कानून बनाएंगे, जो भी कानून व्यवस्था है, जो भी हम लॉ इम्प्लीमेंट करेंगे, इन्फोर्स करेंगे, उसमें कोई भी अदर कंट्री, अदर नेशन, अदर स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी कि उस टेरिटरी के अंदर जो सुप्रीम पावर है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है स्टेट की, उसका एकदम वर्चस्व है। देखिए इंटरनल सोवरेनिटी जैसे स्टेट हैविंग सुप्रीम पावर ऑब्लिक अथॉरिटी विद इन इट्स टेरिटरी, अपनी टेरिटरी के अंदर उसके पास सुप्रीम पावर होती है, सुप्रीम अथॉरिटी होती है। स्पेशली मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट फोर्स, उसके पास मोनोपोली भी होती है लेजिटिमेट फोर्स की, कोहर्सन की एंड फिनेंस की, चाहे वो फिजिकल एंड मॉनेटरी हो, ठीक है, इकोनॉमिक भी हो, उसके अंदर भी उसकी वर्चस्व होती है। अब देखिए मेन बात ये है कि जो नोशन है सुप्रीम पावर अथॉरिटी का किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी टेरिटरी के अंदर, वो तभी है जब वहाँ पर सोवरेनिटी जो है वो वेस्टेड करती है, ठीक है, सोवरेनिटी वहाँ पर है। वहीं अगर हम इसके दूसरे एक्सपेक्ट की बात करें जो कि है एक्सटर्नल सोवरेनिटी, ठीक है, यानी कि स्टेट एज एन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस एंटिटी एंड एक्टर इन वर्ल्ड अफेयर्स,
देखिए जो एक्सटर्नल सोवरेनिटी है उसका ज़्यादा महत्व जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पर जो स्टेट जो है वो एक इंडिपेंडेंट एक ऑटोनॉमस एंटिटी की तरह काम करता है, एक एक्टर की तरह काम करता है वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। एक्सटर्नल सोवरेनिटी गारंटीज दैट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो एक्सटर्नल सोवरेनिटी जो है वो गारंटी करता है कि जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है एंड जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो है हर एक स्टेट की वो इनवायलेबल होगी। अब देखिए जैसे कि आपको पता होगा इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर एनार्की है, ठीक है, अराजकता है, वहाँ पर कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आपको कंट्रोल कर सके, ठीक है, अपने वश में कर सके एंड सो ऑन। सो वहाँ पर देखिए इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर क्या चलता है, हर एक स्टेट की हर एक नेशन की सेल्फ हेल्प ही चलती है, ठीक है। सो इस प्रकार इंटरनल सोवरेनिटी एंड एक्सटर्नल सोवरेनिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, जो कि इसकी डिफरेंट टू एस्पेक्ट्स हैं। एंड आई होप आपको जो इंटरनल सोवरेनिटी है एंड जो एक्सटर्नल सोवरेनिटी है आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा कि क्या इनकी मीनिंग है, क्या इनकी डेफिनेशन है। एंड सो आइए अब लास्ट स्लाइड के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं इसके मेन फीचर्स को, इसके बेसिक फीचर्स को, एंड जान लेते हैं क्या इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो देखिए, सोवरेनिटी इज व्हाट मेक्स स्टेट द प्राइम एक्टर इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। देखिए सोवरेनिटी ही वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो एक फीचर है जो किसी भी स्टेट को एक प्राइम एक्टर बनाती है ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, ग्लोबल एरेना के अंदर, ठीक है। स्टेट आर स्टेट्स, देखिए जो स्टेट्स जो हैं वो इसलिए स्टेट्स हैं क्योंकि दे आर कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग सोवरन जुरिडिक्शन विद इन डिफाइंड टेरिटोरियल बॉर्डर्स एंड सो आर ऑटोनॉमस एंड इंडिपेंडेंट एक्टर्स, कि वो जो है वो कैपेबल है अपनी एक्सरसाइज को, अपनी जो सोवरन है, जो जुरिडिक्शन है उसको एक्सरसाइज कर पाने में एक डिफाइंड टेरिटोरियल बॉर्डर्स के अंदर, एंड सो आर ऑटोनॉमस, इसलिए वो ऑटोनॉमस भी हैं एंड एक इंडिपेंडेंट एक्टर भी हैं। अब देखिए जो स्टेट सोवरेनिटी है वो पूरी तरह बेस्ड है या फिर बेसिस है यूएन पर, यानी कि यूनाइटेड नेशन पर। एंड यूनाइटेड नेशन में जितने भी हैं 200 के लगभग, 193 के लगभग जितनी भी कंट्रीज़ उसके अंदर जो शामिल हैं, ठीक है, उनको इक्वलिटी दी जाती है, उनको एक सोवरेनिटी के बेसिस पर ही वो उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और वहाँ पर जो भी कन्वेंशंस होती हैं, ट्रीटीज़ होती हैं, ठीक है, उन्हीं के बेसिस पर जितने भी इंटरनेशनल लॉ हैं वो इन्फोर्स करे जाते हैं, बनाए जाते हैं। एंड उसमें इट एस्टेब्लिश द स्टेट कैपेसिटी टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस एंटिटी इन वर्ल्ड अफेयर्स। वहीं देखिए जो यूनाइटेड नेशन है वो ऑपरेट करता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सोवरन इक्वलिटी। वो इस सिद्धांत पर, इस प्रिंसिपल को ऑपरेट करता है कि हर जो उसके अंदर जो स्टेट है, जो उसके अंदर शामिल है, वो एक सोवरन इक्वलिटी है, ठीक है। उनके बीच में क्या है, सोवरन इक्वलिटी है। जितने भी स्टेट्स हैं उनको वो अलाउ करता है इक्वल पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर थ्रू मेंबरशिप ऑफ द जनरल असेंबली, एक मेंबरशिप जो होती है जनरल असेंबली के, उसके थ्रू। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एक्सटर्नल सोवरेनिटी जो है वो गारंटी करती है दैट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जो अखंडता है हर एक टेरिटरी की, ठीक है, एंड साथ ही जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो है, ठीक है, हर एक स्टेट की, हर एक नेशन स्टेट की वो इनवायलेबल होती है। यानी कि हर एक कंट्री, हर एक स्टेट उसके अंदर समान होता है, हर एक को एक जैसा ट्रीट करा जाता है। अब देखिए हमने जैसे इंटरनल जो सोवरेनिटी है, जो इसका फर्स्ट एस्पेक्ट है सोवरेनिटी का, उसको डिस्कस किया था, तो वहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जो अथॉरिटी है, जो सोवरन अथॉरिटी है, वो कहाँ पर लोकेट होगी, स्टेट के पास, ठीक है। वेयर और इन विच अथॉरिटी सोवरेनिटी लोकेटेड विद इन अ स्टेट, क्या वो स्टेट के अंदर जो किंग है उसके पास निहित होगी, या फिर एक चर्च के पास, या फिर एक टेम्पल्स के पास, या फिर गुरुद्वारे, मस्जिद वगैरह इनके पास होगी, या फिर पीपल्स के पास होगी। इन चारों में से किसके पास जो सोवरेनिटी है वो लोकेट होगी स्टेट के अंदर, सवाल ये उठता है इंटरनल सोवरेनिटी के अंदर। अब देखिए पुराने ज़माने में ये लोग जो हैं वो ये मानते थे कि जो ये सोवरेनिटी है ये निहित होती है एक सिंगल पर्सन के हाथ में, ठीक है, जो कि मोनार्क होता है उस स्टेट का। कुछ लोग मानते थे कि एक किंग के पास होती है,
कुछ लोग मानते थे कि चर्च, मस्जिद, मंदिर इनके पास होती है, कुछ लोग मानते थे कि पीपल्स के पास होती है। सो देखिए, इसकी जो एक्सप्लेन करा है वो करा है रूसो ने। रूसो ने कहा है, जैसे कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कि जो सोवरेनिटी है वो पॉपुलर सोवरेनिटी है पीपल्स के हाथ में। ठीक है, चाहे इसको कोई भी रिप्रेजेंट करे, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट करे, चाहे पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करे, ठीक है, लेकिन जो सोवरेनिटी, जो एक्चुअल सोवरेनिटी है वो पीपल्स के हाथ में निहित होती है। सो पॉपुलर सोवरेनिटी रिप्रेजेंटिंग द जनरल विल ऑफ पीपल। वहीं देखिए, एक और जो इसका फीचर है वो ये है कि एक ह्यूज डिफरेंस है जो रिलेटिव पावर है स्टेट्स की उसके अंदर, जो कि मेक द कॉन्सेप्ट आइडियलिस्टिक, जो कि उस कॉन्सेप्ट को आइडियलिस्टिक बनाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेट जो है वो एक मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक आइडियल बेस्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, एक ह्यूज डिस्पैरिटी है, एक ह्यूज डिफरेंस है रिलेटिव पावर ऑफ स्टेट, जो कि मेक द कॉन्सेप्ट आइडियलिस्टिक, जो कि इस कॉन्सेप्ट को, जो सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, इसको आइडियलिस्टिक बनाता है, या फिर आप कह सकते हैं आइडियलिज्म बनाता है, आदर्शवाद बनाता है। लास्ट एंड फाइनल जो इसका फीचर है वो ये है कि जो सोवरेनिटी ऑफ स्टेट है वो ऊपर है, या फिर जो ह्यूमन राइट्स हैं वो ऊपर हैं। इस पर भी डिबेट जो है वो बनती है कि बहुत से लोग मानते हैं कि जो स्टेट की जो सोवरेनिटी है वो सबसे ऊपर है, वो सबसे टॉप पर है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि नहीं नहीं, स्टेट में जो सबसे ऊपर है वो है इंडिविजुअल्स के ह्यूमन राइट्स। ठीक है, लेकिन बहुत से पीपल ये मानते हैं कि नेशन स्टेट में एक ह्यूमन राइट्स का अगर हम सबसे टॉप पर रखते हैं तो इसका वायलेशन भी होता। ठीक है, लेकिन बहुत से पीपल मानते नहीं है, फंडामेंटल राइट्स है तो इसलिए सबसे ऊपर ये ही होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। नेशन स्टेट के अंदर सबसे ऊपर जो माना जाता है वो है स्टेट की सोवरेनिटी, यानी कि संप्रभुता। वहीं हम ग्लोबल जस्टिस की बात करते हैं सोवरेनिटी के साथ। ग्लोबल जस्टिस ऐसे कि हर एक नेशन जो है, हर एक जो स्टेट है, उसके अंदर किस तरह का बिहेवियर है पीपल्स के साथ, वीमेंस के साथ कैसा बिहेवियर है, जो प्रोलेटेरिएट हैं उसके साथ कैसा बिहेवियर है, बुर्जुआसी के साथ कैसा बिहेवियर है, चिल्ड्रंस के साथ कैसा बिहेवियर है, जो मार्जिन लाइंस में जो पीपल्स हैं उनके साथ कैसा बिहेवियर है, एंड सो ऑन। अगर ग्लोबल जस्टिस हो रहा है ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, तो हाँ, वहाँ पर कह सकते हैं कि ग्लोबल जस्टिस हर एक कंट्री, हर एक जो नेशन है उसके अंदर निहित है। अगर ग्लोबल जस्टिस नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार इसके कुछ मेन फीचर्स थे, कुछ बेसिक एंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी सोवरेनिटी की। आई होप थोड़ी बहुत तो आपको समझ आई होंगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सोवरेनिटी का मीनिंग एंड फीचर्स अच्छे से समझ आ गया होगा। आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसके ऊपर और भी जो डिस्कशन है वो कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल हुई है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुशिला को नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस या फिर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें, एंड आपसे कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट स्किप ना हो। साथ ही अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं, कुछ आपके सजेशंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर सिंपली ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। साथ ही आप अपनी जो क्वेरीज हैं उनको पोस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।